ठीक है। नमस्कार, चुनावी सफर में आज मौजूद हैं फुलपरा झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र में, जहां पे आज हमारे साथ में एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिनको कि आज तक हम सोशल मीडिया पे रोमांटिक मूड में हमेशा देखते हैं। आज पहली बार एक सीरियस काम में देख रहे हैं, इसलिए जानने की जिज्ञासा जगी और उनसे बातचीत करने की इच्छा जगी कि रोमांस से, रोमांटिक मूड से अचानक सीरियस मूड पे कैसे आने का ये विचार हुआ, और उस भी खास करके ऐसे क्षेत्र से जहां पे अभी तक मुख्यमंत्री 3 बार बना चुका है, या क्षेत्र अपने क्षेत्र से 3 बार विधायक बना के मुख्यमंत्री के बना चुका है बिहार का, लेकिन कभी इस क्षेत्र का जो विकास जो होना चाहिए जिस लेवल का, उस लेवल का आज तक विकास दिखाई नहीं दिया। तो कैसे, सबसे पहले सर एकदम रोमांटिक से सीरियस मूड पे कैसे आ गए? नहीं, पहली बात तो हम इस बात को काटते हैं कि रोमांटिक से सीधे सीरियस मूड में नहीं आए। एक्चुअली शुरू से ही सीरियस थे, इसलिए रोमांटिक भी हो पाए। खैर, अभी मुद्दा है चुनाव का। हम लोग करीब 2 साल से संघर्ष कर रहे थे ज़मीन पे, बारंबार ब्लॉक अनुमंडल लेवल पे, और राकेश भाई स्पेशली पिछले 20 सालों से इनका सार्वजनिक जीवन रहा है। खासकर ये ऑलरेडी लखनऊ में प्रमुख रहे हैं, जिला पार्षद रहे हैं। इनका अपना करीब 10 साल का वो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का जो वो रहा है, वो भी रहा है। और खासकर जो पिछले 2 टर्म के विधायकों का कार्यकाल अगर देखा जाए और झंझारपुर को पूरे बिहार के परिदृश्य में देखा जाए तो विकास नहीं था। तो उसके लिए हम लोगों का प्लान था कि पूरे जिला में हम 10 के 10 विधानसभा पे बड़ी मजबूती से एक साथ फाइट करते, एक संगठन के तौर पे। लेकिन फिलहाल हम लोग एक विधानसभा में फोकस किया कि ताकि पूरे बिहार में ये मैसेज जा सके कि देखो परिवर्तन ऐसे हो सकती है। आपको जाति पाति का चक्र तोड़ना है, ये चीज़ साल रही थी, इसलिए सीरियस मोड में आना पड़ा। आपको भ्रष्टाचार पे प्रहार करना है। इस बार बिहार की राजनीति में ये देख रहे हैं, चर्चाएं होती है कि यूथ जो है इस बार जाति से अलग वोट करेंगे, लेकिन हम अभी घूम रहे थे, काफ़ी ज़्यादा क्षेत्रों में गए तो, लेकिन सभी बोलते हैं नहीं हम जाति पे ही वोटिंग देंगे फिर तो। हाँ, ये चक्र कैसे तोड़ पाएंगे? ये चक्र है, इसी चक्र को तोड़ने के लिए एक अनवरत जन चेतना की जरूरत पड़ती है, और ये हम लोग आने वाले टाइम में तोड़ ही देंगे। जैसे कि हमको झंझारपुर में तो टूटता दिख रहा है। झंझारपुर में मुझे, आप यूथ में जाएं, अगर ढंग से अगर प्रॉपर सर्वे करें, प्रॉपर ओपिनियन पोल करें, तो आपको हर यूथ में, हिंदू में, मुस्लिम में, दलित में, यादव में, राजपूत में, कोयरी में, राकेश भाई के लिए कोयरी में लोग तैयार हैं। इस पर बहुत बेहतर तरीके से जो झंझारपुर का वो समीकरण है, उनको क्या होगा वो तो राकेश भाई बताएंगे। हमारा मेन है कि जो जनचेतना क्रांति मंच का मैसेज जाएगा, और वो भी एक बात को समझिए, बड़े बड़े कद्दावर नेता यहाँ से खड़े हैं, उसकी लिहाज से राकेश जी और हम लोग कुछ नहीं है। हम कल अभी हमारा जनचेतना क्रांति मंच अभी ठीक से अभी आ भी नहीं पाया, रजिस्टर्ड हुआ, सिंबल नहीं मिला। तो अभी झंझारपुर की धरती है, 5 बार जगन्नाथ मिश्रा को चुनाव जिताया है, कोई बात नहीं, लेकिन झंझारपुर करा रही है ना, लेकिन बरसों से झंझारपुर करा रही है ना। आप हर साल सुनते होंगे वो झंझारपुर बाजार का ड्रेनेज का पेच, वो नारकीय स्थिति हर साल सुनते होंगे, पानी में डूबा रहता है। और हम अगर सिर्फ झंझारपुर विधानसभा की बात करें तो प्राथमिक स्कूलों में, माध्यमिक स्कूलों में, हाई स्कूलों में कहीं पे भी शिक्षा नहीं है। बच्चे हैं तो टीचर नहीं है, टीचर है तो बच्चे नहीं है। एमडीएम और बाकी पोशाक के नाम पे सिर्फ घोटाले ही घोटाले हैं। दूसरी बात, जो पूरा अनुमंडल स्तर पे आप देखेंगे, आप झंझारपुर असेंबली की बात करें, जिला की बात अगर न भी करें, तो भ्रष्टाचार चरम पे है, और इसका लगाम कौन थामेगा? जनप्रतिनिधि थामेगा ना। एक विधानसभा से आप कैसे तोड़ देंगे? तो आप अगर 50 विधानसभा के लायक नहीं है तो आप शुरुआत तो कहीं से करोगे ना। तो एक विधानसभा से? यस, बिल्कुल। अगर आपको चैलेंजेस ने आपको इतना फंसा दिया, आपके 2 साल की मेहनत को आपको रुकना पड़ा किसी भी वजह से, और सरकार और चुनाव आयोग चुनाव कराने से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे, जबकि अभी चुनाव होना नहीं चाहिए था। लेकिन जब हो रहा है तो हम लोग मैदान में हैं, और पुख्ता तैयारी के साथ है, पूर्णतः मजबूती और मुस्तैदी के साथ है। अभी तक शिक्षा क्षेत्र में थे और राजनीति के क्षेत्र में है, दोनों में डिफरेंस कितना देख रहे हैं? बहुत डिफरेंस है। शिक्षा क्षेत्र में भी आया था तो ये सोच के आया था कि मैं शैक्षणिक क्रांति के जरिए, शैक्षणिक माहौल के जरिए समाज में परिवर्तन ले आऊँगा, लेकिन वहाँ भी मायूसी हाथ लगी। हाँ ठीक है, एक संस्कार भारती या हमारा एक स्कूल बहुत अच्छा माहौल दे रहा है, लेकिन अगर आपके एक स्कूल के 1000-2000 बच्चे से आप पूरे जिला का भविष्य नहीं बदल सकते, आप राज्य का भविष्य नहीं बदल सकते। वैसे हज़ारों संस्कार भारती की जरूरत है, और वो भी मुफ्त। अगर वैसे हज़ारों संस्कार भारती खुल जाएंगे तो फिर गरीब लोगों के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? संस्कार भारती जैसे स्कूलों को मुफ्त कैसे किया जाए, इसके लिए सरकार को योजना बनानी चाहिए। इसके लिए हम लोग झंझारपुर में योजना बनाएंगे। तो झंझारपुर से इसकी शुरुआत करेंगे। मास कम्युनिकेशन किए हैं, पत्रकारिता काफ़ी समय किए हैं, तो पत्रकारिता से यदि बदल नहीं पाए तो राजनीति से कैसे बदल लेंगे? पत्रकारिता से इसलिए नहीं बदल पाने की बात है कि मैं बड़ा अच्छे सोच के पत्रकारिता की लाइन में, मैं पहले जब नौकरी में था, पत्रकारिता में था, तो भी मैं उसी से कुपित होकर नौकरी छोड़ा था मैंने। और जब मैंने मीडिया हाउस खोली
तो भी मैं कुपित ही था। लेकिन सही बात यह है कि अभी आप मेरे मुंह से ना बोलवाए, चुनाव का टाइम है, मीडिया बंधु से अभी हमें प्यार है, बहुत स्टैंडर्ड उसका नहीं रह गया है। अगर इतने स्पष्ट शब्दों में बोलना उचित है तो ठीक है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि राजनीति ही एकमात्र विकल्प है। पत्रकारिता क्या है? नहीं, मुझे नहीं पता। देखो, जब आपको सत्ता व्यवस्था परिवर्तन करनी है ना, तो आपके लोग वहाँ होने चाहिए, नहीं तो आप चिल्ला चिल्ला के मर जाओगे, सत्ता परिवर्तन नहीं होगा। इसीलिए राजनीति ही एकमात्र मार्फत है कि जब आपके लोग सदन में होंगे। एक राकेश भी अगर सदन में बैठ गया ना असेंबली में, तो सिनेरियो बदल जाएगा। दूसरा राकेश खड़ा होगा, तीसरा राकेश खड़ा होगा, 4 साल 5 साल में पूरा जिला से लेके राज्य रोशन हो जाएगा। शुरुआत ऐसी होगी। क्या एजेंडा है झंझारपुर बदलने के लिए? सिंगल पेज, भ्रष्टाचार मुक्त झंझारपुर और पूर्ण सुशिक्षित। ये कुछ शिक्षित नहीं, लोगों के पास डिग्रियां आ रही हैं। हर साल हज़ारों बच्चे मैट्रिक कर रहे हैं, हर साल हज़ारों बच्चे इंटर कर रहे हैं, बिहार बोर्ड से, फलना बोर्ड से, चिलना बोर्ड से, लेकिन उनके पास गुणवत्ता नहीं है। वो शिक्षित और अशिक्षित के बीच में जाके वो कुशिक्षित होकर फंस गए हैं। अभी बात हो रही है आपने शिक्षा के ऊपर में, आपने बहुत धार्मिक बात की। शिक्षा का जो पैटर्न है, क्या राजनीति की जो दशा है या दिशा है, उसको बदलने में अभी कारगर है? शिक्षा ही एकमात्र ऐसा विपन है जो राजनीति क्या किसी भी चीज़ की दशा और दिशा को बदल देगी, बशर्ते कि उसको ढंग से इम्प्लीमेंट किया जाए। हाँ, आपके शिक्षा पॉलिसी में कोई खराबी नहीं है। आप ये अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेके आ पाए, आप जो भी पॉलिसी लेके आना है लेके आओ। आपको जो आपके पॉलिसी पहले से उसको अगर प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट कर दिया जाए ना, तो शिक्षा के अलावा आपको और विकल्प क्या दिखता है जिससे क्रांति आएगी, बदलाव आएगा? शिक्षा ही एकमात्र विपन है, शिक्षा ही एकमात्र हथियार है जिससे सारी सोसाइटी में या पूरे देश में या विदेश में परिवर्तन आएगा, बशर्ते उसका इम्प्लीमेंटेशन हो। स्कूल है, बजट है, सब कुछ है, लेकिन वो गलत जगह पे जा रही है ना। वो भ्रष्टाचार का अड्डा, वो सबको पता है कि कैसे वो निचले पंचायत से लेके भाया जिला से होते हुए, मुख्यालय से होते हुए, सचिवालय से लेके सीएम पीएम, सबको पता होता है कौन सा सीपी टीपी, कौन सा टैक्स होता है, सबको पता होता है। वो कैसे रुकेगा? तभी तो शिक्षा भी आगे मूव करेगी ना। तो शिक्षा पे फोकस नहीं होता, रोजगार पे फोकस नहीं होता, सड़क बनाने से क्या विकास हो जाएगा आपके नजर? सड़क पे भी तो फोकस नहीं है ना। आप राकेश भाई से बात करिए, आप सड़क लोकल इश्यूज पे इनसे बात करिए, सड़क पे क्या विकास कर रहे हैं? जिन सड़कों की उम्र 6 साल होनी चाहिए, जिन सड़कों की उम्र 16 साल होनी चाहिए, वो 16 महीने में ध्वस्त हो जाती है। जिन पुलियों की उम्र 26 साल होनी चाहिए, वो 26 सप्ताह नहीं झेल पाता है। तो सवाल है कि वो जो विकास की बातें हो रही है, उसके लिए ज़मीन पे जाके बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, जो पता नहीं लोग या मीडिया क्यों नहीं दिखा पा रही है। तो हम लोग इन्हीं चीज़ों को लेके एक झंझारपुर, चूँकि अभी हम संगठित होने के क्रम में है, एक झंझारपुर, और ये झंझारपुर हमें चाहिए, और हमें विश्वास है कि झंझारपुर की जनता भाई राकेश को पूर्णतया सपोर्ट करके, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि बहुत ही सकारात्मक रिजल्ट यहाँ से आने वाला है, जो मधुबनी जिला के लिए एक शुभ संकेत होगा और बदलाव का एक मील का पत्थर होगा। सरकार एक चीज़ पे बहुत फोकस कर रही है कि हमने कोरोना में बहुत काम किया, 5 किलो अनाज दे दिया। क्या लग रहा है आपकी नज़र में कोरोना में सरकार ने क्या काम किया? अब देखो एक बात यार, आप तो मुद्दा छेड़ देते हो। कोरोना में 5 किलो अनाज दे दिया तो क्या उसके बाप पे एहसान कर दिया? अगर आखिर आपके भारतवर्ष के लोग या बिहार के लोग या माइग्रेंट लोग या मजदूर लोग जो बाहर काम करते हैं, इसका मतलब वो पिछले 5 साल 7 साल 10 साल अब इतनी मेहनत करने के बावजूद भी इतने समर्थ नहीं हुए हैं कि उनको 5 किलो अनाज उसकी कीमत लगाते हो आप। क्यों नहीं भारतवर्ष का हर एक नागरिक इतना सबल था कि वो 6 महीना अगर कोरोना आ भी गया, लॉकडाउन हो भी गया, तो घर बैठ के खा सकता था? इसका मतलब लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं है, आपको भारत के अर्थशास्त्र का ज्ञान नहीं है। ये सब लोक लुभावन नारे हैं। पहले बताया ना मैंने, एक तो शिक्षा नहीं है। बिल्कुल एक छोटी सी बात बताता हूँ, पॉवर्टी एंड द लिटरेसी इज ब्यूटीफुली ड्रिवन एंड ड्राइव्ड बाय द गवर्नमेंट, इट्स नॉट डिफाइंड बाय द गॉड। लोग सोचते हैं कि गरीबी और शिक्षा जो है ना, वो भगवान का दिया हुआ है। सच क्या है जानते हैं? ये लीडर्स के द्वारा और सरकारों के द्वारा बड़े ब्यूटीफुली डिजाइन किया गया है। आप जब तक अशिक्षित हैं और जब तक आप वो हैं, मतलब पुअर हैं, कमज़ोर हैं। कोरोना ने क्या किया? 60% इमर्जिंग मिडिल क्लास की कमर तोड़ के रख दी। तो लोकतंत्र के मसीहाओं के लिए इससे बढ़िया आदर्श स्थिति क्या होगी कि लोगों के मुंह पे जाबी लग गई, जिसको आप मास्क बोलते हैं ना। वो हुआ क्या कि इसकी कमर टूट गई। ये बंदा कल, ये लड़का एक्साइटेड था, ये सोच रहा था सोसाइटी में परिवर्तन हो गया। देखो एक छोटा सा लड़का है, ये एक छोटा सा लड़का है, इसके दिमाग में इस उम्र में, इस 15-16 साल की उम्र में इसके मन में ख्याल है कि हम अपने समाज में परिवर्तन लाएंगे। पता चला ये अपने पापा के छोटे से इनकम के जरिए अपना पढ़ाई भी पूरा कर रहा था और समाज के लिए कुछ कर रहा था। लेकिन कोरोना ने क्या हाल किया? और ये ऐसे 80% लोग भारतवर्ष में है, पर कैपिटा इनकम और समर्थवान लोग, मतलब कि विपरीत परिस्थितियों में संचय किए हुए कुछ पैसे से 8 महीना जिंदगी चला सके, ऐसे लोगों का घोर अभाव है भारत में।
और ये बहुत बड़ा पेच है इंडियन सोसाइटी को समझने के लिए और इंडियन इकोनॉमिक्स को समझने के लिए। और जब तक इन दोनों को नहीं समझेंगे तो पॉलिटिक्स करने के लिए तो कोई लंदन से भी आ सकता है और पॉलिटिक्स करने के लिए कोई स्कूल से भी इधर आ सकता है, वो अलग बात है। आई डोंट नो, मतलब पॉलिटिक्स करने के लिए कोई लंदन से भी आ सकता है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, आपको पहले इंडियन सोसाइटी और इंडियन इकोनॉमिक्स की समझ होनी चाहिए कि पेच कहाँ है, क्यों 5 किलो 6 महीना काम बंद है। भाई देश पे आफत आ गई है, युद्ध चल रहा है, मर्यादा का सवाल है, जीवन का सवाल है, बाल बच्चों का भविष्य का सवाल है। 6 महीना बंद रहेगा इंडिया। आदमी की इतनी औकात होनी चाहिए कि 6 महीना बैठ के खा सकता हो। दर बदर सड़कों पे भटक गई भारत, ऐसे थोड़े होता है। बहुत लंबी हो जाएगी, चुनाव से बाहर हम अभी नहीं जाना चाहते। कंप्लीट फेल्योर, कोरोना काल भयंकर चूक। आप मेरा पूरा पिछले 6 महीने का मेडिकल रिपोर्ट देखेंगे, एक ही लाइन, समय पे न करना और समय न देना। मतलब समय पे ना कर, वो बोलते हैं कि हम मार्च समय पे कर लिए, नहीं भैया, कोविड-19 नाम है, आप उसको कोविड-20 बना दिए। वो भी 24 मार्च को बनाया आपने, 24 मार्च 2020 को आपको कोविड-19 समझ में आती है, जैसे मेरी गलती है। आप सिर्फ पे बैठे हो, आप समझो ना कि उसका नाम कोविड-19 क्यों है। तो आप समय पे नहीं किए, और जब भी किए तो आधी रात वाला हिटलर शाही के स्टाइल में किए, वो बड़ा खतरनाक हो गया। आपको आना था कि भारतवर्ष के देशवासियों, आप लोगों के पास 15 दिन का टाइम है, जो जहाँ है जिधर जाना है अपने अपने जगह पे चले जाओ। हम महीना 2 महीना 3 महीना तुम लोगों को नाचने वाले हैं। तो अगर आप ऐसा कहते तो हो सकता है भारत की सड़कों पे जो वितृष्णा दिखी वो ना दिखता। पूरे विश्व ने देखा वो लोगों का मुर्गा बनना, लोगों के ऊपर लाठियां बरसाना, लोगों को गाय भैंस की तरह सैनिटाइज करना, क्या बोलते हैं, नहलाना। आप कानून के नाम पे आप क्या क्या करोगे, अघोषित आपात, मतलब आप क्या चाहते हैं। अभी भी क्या है, उनकी मर्जी होगी। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, कोई किसी धारा में चले जाएंगे, आपदा कानून है। चलो ऐसे ही होता है। सॉरी सर। मैं प्रत्याशी हैं जन क्रांति मंच के राकेश जी अब बहुत ग्रामीण क्षेत्र से मतलब राजनीति की शुरुआत की, पंचायत के जो मतलब राजनीति की जो सबसे निचला पायदान है वहाँ से राजनीति किया। क्या लगता है पंचायत की जो मूलभूत समस्याएं हैं वो क्या है, और क्या विधानसभा तक वो मूलभूत समस्याएं पहुँचती है? नहीं, हम लोग तो स्टूडेंट यूनियन से ही थे राजनीति में, और जब पहली बार संवैधानिक रूप से पंचायती राज का चुनाव हुआ 2001 में, तो मन में सब दिन से थी जनसेवा में जाएं, लोगों के बीच काम करें। तो मन में आया, लड़ गए। स्टूडेंट लाइफ में ही पढ़ रहे थे पटना में, और संजोग से जीत भी गए पहली बार में ही। तो मन में जो थी, जो लोगों के बीच रह के काम करना है। जनरली आदमी की जो समस्याएं रहती है, जैसे आप पंचायत में, आप चूँकि पंचायत की राजनीति करते हैं, तो पंचायत में जो समस्याएं रहती है, आवासीय है, जातीय है, वृद्धा पेंशन है, बहुत सारे हैं, इंदिरा आवास है, पेंशन, ये सब छोटी छोटी समस्याएं जहाँ पे घुसखोरी और भ्रष्टाचार काफ़ी ज़्यादा रहती है। क्या उनकी आवाज़ विधानसभा तक पहुँच पाती है? चूँकि ये बहुत हाई प्रोफाइल क्षेत्र है, यहाँ पे 10 साल मंत्री नीतीश मिश्रा रहे हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं आपके सामने जो हैं। दूसरी ओर जातीय समीकरण पे यहाँ पे चुनाव होती है, तो क्या लग रहा है कि इन सब के बीच विधानसभा तक जनता की आवाज़ पहुँच पाती है? देखिए, सबसे बड़ी बात है, सभी लोग दल के आधार पर चुनाव लड़ते हैं, और लोग भी जाति, धर्म और पार्टी और नेता के नाम पर वोट करते हैं। जब तक ये प्रथा खत्म नहीं होगा, लोगों की आवाज़ विधानसभा तक नहीं पहुंचेगी। अभी पहुंच रही है? नहीं पहुंच रही है, एकदम नहीं पहुंच रही है। दल से बंधे हुए हैं लोग, एमएलए एमपी। हिम्मत है कि दल के खिलाफ में आवाज़ उठा देंगे, जन समस्या को उठा देंगे विधानसभा में, लोकसभा में। अगर पार्टी के नेता का कृपा खत्म हो जाएगा तो हिम्मत है किसी को अपने बदौलत जनता के भी जाकर चुनाव लड़ लेंगे। फिर जनता क्यों कोसते हैं नेता को? जब वोट उनको जात के आधार पे देना है तो विकास क्यों ढूंढते हैं? ये इसी के कारण तो जनता का ये हाल है ना, जो कोई पूछने वाला नहीं मिलता है। अगर किन्हीं को अभी कोई समस्या पड़ जाए तो नेता पार्टी के नाम पर वोट करते हैं, कोई पूछने, कोई जिज्ञासा करने भी आएगा? पूछने लोगों से इतने लोग हैं। जब तक ये जाति, धर्म, नेता, पार्टी, इस सब पर वोट पड़ता रहेगा, ये सिस्टम और बदतर होता जाएगा, भ्रष्टाचार पनपता जाएगा, मनमानी पनपता जाएगा, लोगों का वैल्यू खत्म हो गया और ख़त्म हो जाएगा। कोई पूछने वाला, अभी इतने लोग हैं, पूछ लीजिए, कोई भी अगर काम हो जाए किसी कार्यालय में, बिना दलाल के, बिना चढ़ावे के और बिना 10 दिन दौरे हुए हो जाए, तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। तब आपके नज़र में कैसे तोड़ेंगे ये जातीय जो चुनाव की रणनीति है, उसको कैसे तोड़ेंगे? इसमें तोड़ना क्या है? लोगों की पसंद है, लोगों का वोट है, तो लोगों की पसंद होना चाहिए। अभी पसंद तो पटना और दिल्ली वाले का होता है, उससे तो लोगों का भला नहीं होगा। लोगों के लिए कौन बेहतर हो सकता है? वोट मेरा तो पसंद भी मेरा। ये जब तक नहीं होगा, मेरे लिए कौन बेहतर जनप्रतिनिधि हो सकता है, जो हमारे सुख दुख में, हमारे मुसीबतों के साथ खड़ा हो, सिस्टम को सुधारे, डेवलपमेंट की योजना धरातल पर पहुँचे, जन कल्याणकारी योजनाएं लोगों तक सही रूप से पहुँचे।
जब तक ये सोच नहीं बनेगा तब तक ये और स्थिति बदतर होती चली जाएगी। तो आप लगता है कि धन बल और ये जो जात की राजनीति को वो तोड़ के इस बार चुनावी जो मुकाबला है वो निकाल पाएंगे? ये मुझे नहीं तोड़ना है, ये लोगों को तोड़ना है। लोग तोड़ेंगे, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, अपना विचार अपना काम लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ। तोड़ना तो लोगों को है, वोट तो लोगों के पास है, और लोग वोट से ही चोट करके तोड़ेंगे इस प्रथा को, भ्रष्टाचार को, मनमानी को। शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना है, स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाना। विकास तो हो रहा है लेकिन 6 महीना बाद रोड टूट जाता है। अभी नल जल चल रहा है, करोड़ों अरबों का काम हो रहा है, कहाँ पानी पहुँच रहा है? किसी के घर में पहुँच रहा है? आप बोले ना, जातीय, आवासीय, वृद्धा पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना बिना चढ़ावे के किसी को मिल रहा है? जो हक है मेरा वो भी बिना चढ़ावे का, बिना बिचौलिया का नहीं मिल रहा है। तो ये तोड़ने के लिए आप आए हैं? हम तो तोड़ रहे हैं 20 साल से। आपको मैं अभी कुछ नहीं हूँ, अगर इसमें से बहुत लोग गवाह होंगे, मेरे पास अगर अभी भी पैरवी लेके आते हैं तो मैं पैरवी पैसा देना के लिए कहता हूँ, और फ्री में पैरवी भी करता हूँ, फ्री में काम भी करवाता हूँ। अभी भी अगर जब पावर मिल जाएगा ना, तो मेरे संज्ञान में अगर कहीं घूसखोरी का नाम भी आ जाएगा तो मेरा जो क्षमता होगा उसके लिए ख़त्म करेंगे उस भ्रष्टाचार को। जातीय राजनीति को तोड़ने के उद्देश्य से जन क्रांति मंच का जो निर्माण डॉक्टर विजय रंजन ने किया है, उसकी एक यहाँ से शुरुआत हो रही है। देखना है शुरुआत कहाँ तक जाती है, कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। फिलहाल आज तक के लिए इतना ही। हमारे साथ हैं अजयधारी सिंह, जो कैमरे के पीछे हमेशा हमारे सहयोग में तत्पर रहते हैं। धन्यवाद।